हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन ऐप। सबका स्वागत कर रहा हूँ। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस विच इज़ अ कंटिन्यूएशन पार्ट। प्रीवियस वीडियो में भी हमने जाना था बेसिकली और नेशनल इमरजेंसी के बारे में जाना था। इन दिस लेसन इन दिस वीडियो विल बी लर्निंग अबाउट प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल के बारे में पढ़ेंगे। That is also one of the important area which UPSC as far as UPSC is concerned बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड एंड गवर्नर के रूल से रिलेटेड। एंड द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 356 इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, बहुत कंट्रोवर्शियल है बिकॉज कई बार इसको यूज़ किया गया है स्टेट्स के पावर को दबाने के लिए एंड आर्बिट्रेरली यूज़ किया गया है इसको, मतलब गलत ढंग से यूज़ किया गया है। सेंटर ने अपने बेनिफिट के लिए इसको यूज़ किया। तो एनीवे दिस इज़ द बैकग्राउंड एंड अभी भी बोलूँगा कि इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ हिट द सब्सक्रिप्शन बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट you can get the notification right time whenever I upload the video. And also there is a series of Indian economy अवेलेबल है मेरे प्लेलिस्ट में, जाइए देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, ओवरऑल सिविल सर्विसेज से। अगर आप स्टेट की भी तैयारी करते हैं देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड बहुत अच्छे से सिंपल टर्म में मैंने वहाँ पे टर्म्स को क्लैरिफाई किया है। सो जाइए देखिए एंड स्टार्ट करते हैं इसको। पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं प्रेसिडेंट रूल। अब देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेसिडेंट रूल दैट फॉल्स अंडर आर्टिकल 356। देयर आर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज, ऑलरेडी ब्रीफ्ड यू। एक तो है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, देन है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल इसको डील किया गया है आर्टिकल 356 में, और लास्ट वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, इसको डील किया गया आर्टिकल 360 में। तो अब हम इसको तो कवर कर लिया है हमने, ये कवर कर रहा है। तो देखिए ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन, कौन कौन से ग्राउंड्स होंगे जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो देखिए आर्टिकल 355 क्या कहता है। आर्टिकल 355 जस्ट एक पहला आर्टिकल, आर्टिकल 356 से ये बैकग्राउंड बनाता है, इसी के कारण आर्टिकल 356 लगता है। तो इसलिए जानना जरूरी है कि आर्टिकल 355 है क्या, ये क्या कहता है। तो यहाँ पे प्रोविज़न है आर्टिकल 355 में कि सेंटर को रोल दिया गया है, सेंटर को टास्क दिया गया है कि आपको इंश्योर करना है कि जितने भी स्टेट हैं भारत में, जितने भी स्टेट हैं भारत में, वो अपनी सरकारें चला रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट चल रही है उनकी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस यू हैव टू इंश्योर, दिस इज द इंस्ट्रक्शन अंडर आर्टिकल 355 टू द सेंटर कि आपको इंश्योर करना है कि देश में जितनी स्टेट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के हिसाब से चल रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न क्या है, देखिए डिफरेंट आर्टिकल्स में सारी बातें लिखी गई हैं कि स्टेट किस हिसाब से चलेगा, सेंटर किस हिसाब से चलेगा, एवरीथिंग इज़ रिटन। तो उसको क्या स्टेट फॉलो कर रही है, जब उनकी सरकार चल रही है तो क्या वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन उनके प्रोविजंस के हिसाब से क्या सरकार चल रही है। अगर चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे आर्टिकल 356 लगेगा, दैट इज़ प्रेसिडेंट रूल लगेगा। तो हुआ ना बैकग्राउंड, आर्टिकल 355 बैकग्राउंड बनाता है, ये भूमिका बनाता है आर्टिकल 356 के लिए। इसी में ये बात लिखी गई है कि अगर इंश्योर करना है सेंटर को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही हैं कि नहीं जितनी भी स्टेट्स हैं। एंड आर्टिकल 356 में लिखा गया है कि अगर कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के हिसाब से नहीं चल रही है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रूल। 2 तरीके से लगता है, ठीक है, 2 वेज ऑफ इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल। तो कैसे, एक तो आर्टिकल 356 में खुद ही है। आर्टिकल 356 में बेसिकली ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर को लगता है, गवर्नर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि साहब अब ये स्टेट जो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल पाएगी, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। गवर्नर रिकमेंड करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, कि यहाँ पे आप रूल कीजिए, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। ठीक है, और इनफैक्ट अगर गवर्नर ने रिकमेंड नहीं भी किया है तब भी प्रेसिडेंट को अगर लगे बिना गवर्नर के रिकमेंडेशन के कि भाई यहाँ पे इस स्टेट में कहीं ना कहीं ऐसा हो गया, ऐसा सिचुएशन आ गया है
कि अब यहाँ पे तो प्रेसिडेंट रूल लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज ये जो स्टेट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है। तो मतलब या तो गवर्नर का रिकमेंडेशन होगा या फिर नहीं भी हो सकता है, तब भी प्रेसिडेंट के पास इतना पावर है कि वो लगा सकते हैं प्रेसिडेंट रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 365। एक तो ग्राउंड आर्टिकल 356 में ही हो गया, दूसरा जो ग्राउंड बनता है जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जब भी स्टेट फेल कर जाती है टू कंप्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, जब सेंटर से कोई डायरेक्शन जाता है स्टेट को कि भाई आप ये काम करो, एंड स्टेट वहाँ पे फेल हो जाती है उसको या तो फॉलो करने में या फिर उसको इफेक्टिव बनाने में। अगर ये करने में स्टेट फेल हो गई तो प्रेसिडेंट को पूरा राइट है कि वो बोल दे ये स्टेट जो है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल पाएगी, और वो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो दो आर्टिकल याद रखना, एक तो 356 जहाँ पे स्टेट खुद ही फॉलो नहीं कर रही है, स्टेट खुद ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रही है। दूसरा कि जहाँ पे सेंटर कुछ आदेश देता है स्टेट को और स्टेट उस आदेश को पालने में फेल हो जाती है या फिर उसको इफेक्टिव करने में फेल हो जाती है, वहाँ पे भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ये बात आती है आर्टिकल 365 में। तो दो ग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट है इसका अप्रूवल चाहिए क्या, पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ कोर्स चाहिए, लेकिन उस ग्रेविटी के साथ नहीं चाहिए जैसा कि मैंने बताया था आपको नेशनल इमरजेंसी में। नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, जब भी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं नेशनल इमरजेंसी तो उसको अप्रूवल चाहिए दोनों सदनों का, बोथ हाउसेस, राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, दोनों हाउसेस का अप्रूवल चाहिए नेशनल इमरजेंसी में। और इनको ये अप्रूवल चाहिए विद द फुल स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी क्या है, जितने भी मेंबरशिप है, मान लीजिए राज्यसभा में 245 सीट है तो इसका 50% एटलीस्ट पास करना चाहिए। एंड जितने भी लोग अवेलेबल हैं उस समय, मान लीजिए जिस समय ये पास हो रहा है बिल, रिजोल्यूशन पास हो रहा है, उस समय जितने भी लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3 को पास करना पड़ेगा, तभी जाके ये पास होता है। दोनों सदनों में ऐसा करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मैंने। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है यहाँ पे इस केस में प्रेसिडेंट रूल में वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, बट दोनों सदनों के द्वारा। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो बोथ द हाउसेज शुड पास, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट शुड पास दिस रेजोल्यूशन विद इन 2 months। अब देखिए एक और अंतर आ गया, उसमें क्या था नेशनल इमरजेंसी में 1 महीने के अंदर ही, जिस दिन प्रोक्लेम होता है इमरजेंसी कहते हैं प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं कि आज से इमरजेंसी लग गई, उसके 1 महीने के अंदर ही दोनों सदनों को वहाँ पे इसको पास करना होता है रिजोल्यूशन को। लेकिन इस केस में 2 महीने मिलते हैं, ठीक है, तो दूसरा डिफरेंस। नेक्स्ट है, अगर क्या होगा, अगर मान लीजिए लोकसभा डिजॉल्व है, राज्यसभा तो डिजॉल्व होती नहीं है, राज्यसभा तो चलती रहती है, ठीक है, लेकिन लोकसभा तो डिजॉल्व हो सकती है, उसका तो विघटन हो सकता है। तो मान लीजिए कि ऐसे केस में इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है जबकि ऑलरेडी लोकसभा डिजॉल्व है, तो उस केस में क्या होगा, या फिर डिजॉल्व है या फिर डिजोल्यूशन प्रोसेस में, मान लीजिए जिस दिन घोषणा किया प्रेसिडेंट ने कि इस स्टेट में, मान लीजिए बिहार में मैं लगा रहा हूँ प्रेसिडेंट रूल आज से ही, और इसके 2 महीने के अंदर पास करना होता है दोनों सदनों को। इस दिन मान लीजिए एक पर्टिकुलर डेट को प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया कि मैंने लगा दिया बिहार में प्रेसिडेंट रूल, और उसी दौरान उसके तब तक पार्लियामेंट में लोकसभा थी, लेकिन इस 2 महीने के अंदर ही पार्लियामेंट डिजॉल्व हो गई, डिजोल्यूशन हो गया, या फिर पहले से डिजॉल्व है, ठीक है। तो ये 2 केस है, इन दोनों केसों में क्या होगा, लोकसभा तो है ही नहीं। वैसे केस में जो सर्वाइवल है इसका प्रोक्लेमेशन का, प्रेसिडेंट रूल के घोषणा का, ठीक है, वो सर्वाइवल हो जाएगा 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग। फिर से जब लोकसभा इलेक्शन होके इसके मेंबर्स आएंगे, लोकसभा सिटिंग करेगी, पहली सिटिंग से 30 दिन आगे तक ये सर्वाइव करेगा। तो यहाँ पे ये बात सेम है जैसा नेशनल इमरजेंसी में, प्रोवाइडेड कि इससे पहले राज्यसभा को इसको पास करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड राज्यसभा हैज़ टू
इन द मीन टाइम इट हैज़ टू पास द प्रोक्लेमेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए कितना मज़ेदार है ये। नेक्स्ट है कंटिन्यूस फॉर 6 मंथ। तो अगर मान लीजिए पास कर दिया लोकसभा ने, तो पहली एक बार में ये 6 महीने के लिए रहता है प्रेसिडेंट रूल, एंड इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट है इसमें। जैसा कि नेशनल इमरजेंसी में था, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं था, इंडेफिनिट टाइम के लिए उसको हर 6 महीने में एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम 3 साल के लिए ही इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, नॉट बियॉन्ड दिस। इसके बाद नहीं किया जा सकता है, सिंपल सी बात है, 3 साल का लिमिट रखा गया, वरना सेंटर चाहे तो स्टेट को हमेशा के लिए अपने अधीन कर ली। इसलिए प्रोविजंस कुछ बनाए गए हैं ताकि सेफ्टी बनी रहे स्टेट की, उनकी जो फ्रीडम है वो बनी रहे। ठीक है, तो 3 साल मैक्सिमम, बट जो ये एक्सटेंशन होगा वो अगेन अप्रूवल चाहिए उसका पार्लियामेंट का, एवरी 6 मंथ में अप्रूवल मिलेगा, तभी जाके 3 साल मैक्सिमम ये इनको एक्सटेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल को। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, अगर मान लीजिए कि ऑलरेडी चल रहा है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, और उसी दौरान में 6 महीने का एक्सटेंशन 6 महीने के लिए है, ऑलरेडी दोनों सदनों ने पास किया हुआ है, लेकिन ये 6 महीने के अंदर ही बिना इसको एक्सटेंड किए लोकसभा का विघटन हो गया, मान लीजिए विघटन हो गया, डिसॉल्व हो गई, वैसे केस में क्या होगा? वैसे केस में ये सर्वाइव करेगा, जो इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन है, प्रेसिडेंट रूल चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि फिर से लोकसभा का इलेक्शन नहीं होता है, फिर से लोग चुन के नहीं आते, मेंबर्स सिटिंग नहीं करते, तो पहली सिटिंग से अगले 30 दिन तक ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये इसका ड्यूरेशन है। नेक्स्ट, कंटिन्यूएशन कैन बी पास्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सिंपल मेजोरिटी चाहिए यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1978 का, इसने इंट्रोड्यूस किया था एक नया प्रोविज़न, इसमें इसको थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, जो एक्सटेंशन है, जो इसका कंटिन्यूएशन है, उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 44वां संशोधन मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय, उन्होंने किया था 1978 में। और इसमें ये किया गया कि इसको जो अगर 1 साल के से ज़्यादा अगर एक्सटेंड करना है, मान लीजिए 1 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करना है, तो इसको कैन बी एक्सटेंडेड बाई 6 मंथ एट ए टाइम ओनली व्हेन, कुछ कंडीशंस इन्होंने लगा दिए। इन्होंने बोला कि तभी 1 साल के बाद इसको एक्सटेंड किया जा सकता है जबकि नेशनल इमरजेंसी ऑलरेडी ऑपरेशन में हो देश में, या फिर देश के किसी पार्ट में। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफाई कर दिया है कि जनरल इलेक्शन उस कंसर्न्ड स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली का जनरल इलेक्शन नहीं हो सकता है ड्यू टू एनी डिफ़िकल्टी, कुछ डिफ़िकल्टी है, ये सर्टिफिकेशन मिल जाता है इलेक्शन कमीशन से। तो ये दो ग्राउंड जहाँ पे 1 साल से ज़्यादा अगर ये दोनों ग्राउंड को मीट करते हैं तभी जाके एक्सटेंशन हो सकता है, ऐसा 44वां संशोधन ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। पहले तो 3 साल के लिए था, 3 साल के लिए पास करते रहो, लेकिन अब जो है 44वें संशोधन ने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस लाया, इसको स्ट्रिक्ट किया और 2 कंडीशन लगा लिए। एक तो नेशनल इमरजेंसी अगर देश में लगी हो तो डेफिनेटली एक्सटेंड किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है, और साथ में इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई भी कर दे कि जनरल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन जो है उस स्टेट का वो संभव नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी है, तो ये 2 ग्राउंड मीट करने चाहिए, अदरवाइज 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं हुआ। नेक्स्ट है इट मे बी रिवोक्ड बाई प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट रूल जो है जब चाहे एनी टाइम प्रेसिडेंट उसको हटा सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, एंड इसके लिए कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। हटाना आसान होता है, लगाना थोड़ा मुश्किल होना चाहिए, डेफिनेटली मैं भी मानता हूँ। तो हटाने के लिए ओनली प्रेसिडेंट एक रिजोल्यूशन, सब्सिक्वेंट रिजोल्यूशन लाएंगे, बोलेंगे कि भाई अब मैं अपना प्रेसिडेंट रूल जो है इस स्टेट से, बिहार से मान लो एक केस हटा रहा हूँ और इसके लिए कोई पार्लियामेंट की अप्रूवल की, उसमें ऐसा नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा में पास होने की ज़रूरत है, कुछ भी ऐसी ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर चाहें प्रेसिडेंट तो हटा सकते हैं, लेकिन जब लगाना होगा तो भाई डेफिनेटली बोथ द हाउसेज शुड पास द रिजोल्यूशन विद इन 2 months ऑफ इशुएंस। ठीक है, तो ये बातें हैं विद द सिंपल मेजोरिटी। नेक्स्ट, अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो स्टेट के साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, तो जान लीजिए भैया क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो देखिए प्रेसिडेंट, हाँ यहाँ बात कर रहे हैं ही कैन, मतलब प्रेसिडेंट कैन
टेक अप द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का सीधा फंक्शन ही अपने हाथ में ले लेते हैं प्रेसिडेंट। स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, सब कुछ प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है। एंड जितने भी पावर्स हैं गवर्नर के वो भी अपने हाथ में ले लेते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड कुछ अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं, सबके पावर जो है प्रेसिडेंट के अंदर आ जाते हैं। तो प्रेसिडेंट सुप्रीम हो जाते हैं और स्टेट के सारे पावर खत्म हो जाते हैं उसमें। नेक्स्ट है जो पावर्स है लेजिस्लेटिव एजेंसी असेंबली का, स्टेट लेजिस्लेचर का, वो काम करने लगती है पार्लियामेंट। तो जो पावर्स है स्टेट लेजिस्लेचर के वो किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा उसका वहन किया जाता है, तो वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। पार्लियामेंट उस काम को करती है, उस पावर को फॉलो इम्प्लीमेंट करती है। एंड कुछ अदर नेसेसरी स्टेप्स भी लिए जाते हैं, इंक्लूडिंग सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एनी बॉडी, कोई भी बॉडी हो स्टेट की, और अथॉरिटी ऑफ स्टेट, यहाँ पे सब कुछ स्टेट की, वो भी ख़त्म किया जा सकता है, प्रेसिडेंट ख़त्म कर सकते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर भी बेसिकली या तो डिसॉल्व हो जाता है, मतलब रद्द हो विघटन हो जाता है उसका, या फिर सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंशन पे चला जाता है, काम नहीं करता है, सस्पेंड हो जाता है। तो भाई ऐसे केस में तो पार्लियामेंट ही सब कुछ करेगी, स्टेट लॉ भी बनाएगी पार्लियामेंट ही, कंप्लीट पावर आ जाता है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। नेक्स्ट है मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड किए जाते हैं, तो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये डिसमिस कर देते हैं, मतलब उनका पावर ख़त्म हो जाता है। एंड गवर्नर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि भाई आप मेरे बिहाफ पे आप स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन करें विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और द एडवाइजर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो चीफ सेक्रेटरी कौन होते हैं, ये IAS वाईएएस होते हैं, इनके हेल्प से गवर्नर जो है एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का करते हैं, और जो जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है, उनको डिसमिस कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट इधर सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऑलरेडी बताया मैंने आपको कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको या तो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर देते हैं या फिर पूरा डिसॉल्व भी कर देते हैं, मतलब उसको विघटन ही कर देते हैं, फिर से इलेक्शन होगा तभी चुन के आएंगे, या तो सस्पेंड कर देंगे जब तक प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, बाद में वो फिर से उनको दे कैन एक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाई। तो देखिए पार्लियामेंट अगर चाहे, देखिए अब क्या हो जाता है कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर तो रहता नहीं है, या तो सस्पेंड रहता है या फिर डिसॉल्व रहता है। तो पार्लियामेंट या तो खुद ही लॉ बना सकता है, या फिर स्टेट के मैटर पे, या फिर वो डेलीगेट कर सकता है पावर, मतलब वो पावर दे सकता है, पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट आप ही लॉ बनाइए, हम नहीं बनाएंगे, पार्लियामेंट हमारे पास और भी काम है। ऐसा हो सकता है, डेलीगेट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ही बनाए, या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा चुनी गई कोई अथॉरिटी जिसको स्पेसिफाई किया है प्रेसिडेंट ने, उसको भी ये पावर दे सकते हैं कि भाई आप पावर आपको है कि आप स्टेट के मैटर पे आप लॉ बनाइए, उस स्टेट के मैटर पे, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट रूल के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज किसको, लोकसभा जब सेशन में नहीं हुई, प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज वेन लोकसभा इज नॉट इन सेशन, कई बार सेशन में नहीं होता है, डिसॉल्व होता है लोकसभा, तो वैसे केस में ये ऑथराइज कर सकते हैं क्या, ये एक्सपेंडिचर फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। देखिए कंसोलिडेटेड फंड होता है इंडिया के लेवल, सेंट्रल लेवल पे भी, ठीक है, सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड है एक, और स्टेट्स का अपना अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है। कंसोलिडेटेड फंड में बेसिकली जो स्टेट की अर्निंग्स है वो आ जाती है, और वहाँ से जब पैसा निकाला जाता है तो उसमें वोटिंग होती है, तभी जैसे बजट जो बनता है वो कंसोलिडेटेड फंड से आता है, सब कुछ मतलब कंसोलिडेटेड फंड से होता है। और कुछ अलग भी जैसे कंटीजेंसी फंड भी होती है, अलग बात है, उसको सबको डील करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जानिए कि जब भी कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना होगा स्टेट की, तो पार्लियामेंट अभी एक्ट कर रही है एज ए स्टेट लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट को पावर है कि स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने की अनुमति दे दे, लेकिन अगर पार्लियामेंट ही सेशन में नहीं है, लोकसभा ही सेशन में नहीं है, तो वैसे केस में प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो ऑथराइज कर सकते हैं कि स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाला जा सकता है, अगर पेंडिंग है सैंक्शन
लोकसभा का, तब भी पैसा निकाला जा सकता है। तो ये ऑथराइज कर सकते हैं। तो ये कुछ पावर दिए गए हैं प्रेसिडेंट को, तभी तो प्रेसिडेंट रूल है भाई, डेफिनेटली। नेक्स्ट, जो पीरियड होगा, मान लीजिए लॉ बनाया, या तो डेलीगेटेड, जिसको डेलीगेशन मिला है, पार्लियामेंट ने दिया है कि लॉ बनाओ स्टेट के लिस्ट पे, या तो पार्लियामेंट खुद बना रही है लॉ। तो जो लॉ बनेंगे वो कोड टर्मिनस नहीं होते हैं, मतलब कि जैसे प्रेसिडेंट रूल खत्म होगा तो वो रूल खत्म नहीं होंगे, वो कोड टर्मिनस नहीं होते हैं। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में क्या था कि जो वहाँ पे रूल बनते थे, लॉ बनता था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी, उसको जैसे इमरजेंसी खत्म होती थी तो वो भी खत्म हो जाता था, वो लॉ भी खत्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है कि जो लॉ बनते हैं ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, वो लॉ आगे भी चलते रहते हैं, को टर्मिनस नहीं होते हैं, मतलब वो इसके साथ ख़त्म नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट रूल के साथ ख़त्म नहीं होंगे। बट एक पावर दिया गया है स्टेट लेजिस्लेचर को कि उसको जब चुन के फिर से स्टेट लेजिस्लेचर आ जाती है तो या तो वो ख़त्म कर सकती है, रिपील कर सकती है ऐसे लॉ को, या फिर अल्टर कर सकती है, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह, या फिर री इन एक्ट कर सकती है, फिर से उसी मैटर को दोबारा से एक्ट बना सकती है स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये पावर हालांकि दिया गया है स्टेट के सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट कैन नॉट, प्रेसिडेंट भाई हाई कोर्ट को सस्पेंड नहीं कर सकते, इसके प्रोविजंस को सस्पेंड नहीं कर सकते। हाई कोर्ट पे इनका कुछ नहीं चलता है, बिकॉज जुडिशरी इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, तो आप सब कुछ स्टेट का कर सकते हैं, लेकिन स्टेट के हाई कोर्ट को नहीं छेड़ सकते। तो हाई कोर्ट जैसे पहले काम करता रहता है, वैसे ही बाद में प्रेसिडेंट रूल में भी काम करता रहता है। इसके प्रोविजंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड, उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कितनी बार यूज हुआ है आर्टिकल 356 का, ये भी जानना जरूरी है। तो मोर देन 125 ओकेजन्स अभी तक, मतलब अगर आप अभी भी जोड़ोगे तो ये 1950 में हम हुए थे और अभी 2020 चल रहा है, तो लगभग 2 बार हर साल हो ही जाता है। प्रेसिडेंट रूल लगा है तो कई बार लगे हैं प्रेसिडेंट रूल, एंड ये लगना बड़ी बात नहीं है, लगे हैं। उनका मैनर क्या है, वो आर्बिट्रेरी है, मतलब कि वो गलत ढंग से लगाया गया उनको, फॉर पॉलिटिकल एंड पर्सनल रीजंस। पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि 1977 में क्या हुआ था, जब मोरारजी देसाई की सरकार चुन के आई थी, इलेक्शन हुआ था एक्चुअली 1977 में ही, एंड इमरजेंसी ख़त्म हुई थी। इंदिरा गांधी का सब कुछ इमरजेंसी की वजह से बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था और हार भी गई थी वो, कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हार गई थी आफ्टर इमरजेंसी। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी चुन के आई थी, एंड उन्होंने क्या किया कि जो 9 स्टेट थे जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 9 स्टेट में, उनको वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो ऐसा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल रीजन। ठीक है, कि आप एक पार्टी से उसमें सहमत नहीं हो, एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिप्लेस करती है, तो क्या वो स्टेट की सरकार को हटा देगी? सो दिस इज़ कॉल्ड आर्बिट्रेरी। और ऐसा ही हुआ जब वापस दोबारा कांग्रेस चुन के आई 1977 में। मोरारजी देसाई की सरकार रही, लेकिन वो सरकार फिर से गिर गई, एंड 1980 में फिर से कांग्रेस चुन के आई। ठीक है, इलेक्शन हुआ, कांग्रेस फिर से वापस बहुमत के साथ आ गई, और उसने फिर सेम किया। जो 9 स्टेट इनके थे जनता पार्टी के, वहाँ पे कांग्रेस ने सेम रीजन देकर, सेम कारणों की वजह से वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो इट इज़ मोस्ट कंट्रोवर्शियल, बहुत कंट्रोवर्शियल है ये प्रोविज़न आर्टिकल 356। फर्स्ट टाइम की बात करें तो ये पंजाब में लगा था 1951 में, फर्स्ट टाइम पंजाब में 1951 में लगा था। देन 1977 वाली कहानी बता दी, मोरारजी देसाई इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन 9 स्टेट्स वेयर द कांग्रेस पार्टी वाज इन पावर। ग्राउंड क्या दिया कि भाई यहाँ पे सरकार इसलिए नहीं चल सकती बिकॉज दे आर नो लॉन्गर रिप्रेजेंटिंग द विशेस ऑफ इलेक्टोरेट। जो जनता ने इलेक्टोरेट जो मतलब दिया है उसको, ये विशेष को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस ग्राउंड पे हटा दिया इन्होंने, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। 1980 में सेम किया कांग्रेस ने 9 स्टेट में, सेम ग्राउंड पे। नेक्स्ट है 1992 में 3 बीजेपी रूल्ड पार्टी स्टेट थे, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया था कांग्रेस ने लगाया था। ऑफ कोर्स कांग्रेस उस समय सत्ता में थी,
तो कांग्रेस ने यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया, ग्राउंड ये दिया कि भाई ग्राउंड दैट दे वेर नॉट इम्प्लीमेंटिंग सिंसियरली द बैन इम्पोज्ड बाय द सेंटर ऑन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो वही बाबरी मस्जिद वाला, राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाली कहानी थी। बाबरी मस्जिद जो है उस समय गिराई गई थी, तो कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ बैन लगाया गया था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे ये स्टेट, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान फेल हो गए थे यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा था, और इसको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड भी किया था इस डिसीजन को, इसको बोला था कि ये सही है, ठीक है। बाद में SR बोमई केस हुआ था, बोमई केस में ये भी मैटर उठाया गया था, तो यहाँ पे इसको अपहेल्ड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सही था, बिकॉज जो ये रिलीजन से रिलेटेड जो हमारा मैटर है वो कहीं ना कहीं बेसिक फीचर है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। बोमई केस 1994 में डिसीजन आया था, केस तो पहले ही हुआ था। SR बोमई थे CM कर्नाटक के, और इनकी सरकार गिरा दी गई थी। बड़े ही मतलब अजीब से तरीके से सरकार गिरी थी, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था कि क्यों सरकार गिरी। ग्राउंड बड़े ही वेग थे, बेचारे फंस गए। पहले तो लोकल हाई कोर्ट में इन्होंने केस किया, वहाँ से कुछ नहीं बात बनी, तो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसीजन दिया SR बोमई केस में, और इन्होंने वैलिडिटी इसकी प्रोक्लेमेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेकुलरिज्म, इस वाले की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया। इन्होंने बोला कि सेकुलरिज्म जो है, सेकुलरिज्म इज़ आवर बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो भाई इस पे डेफिनेटली इस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता, कोई भी स्टेट। देन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस आर्टिकल के बारे में क्या कहा, आर्टिकल 356 के बारे में? इन्होंने कहा दिस इज़ डेड लेटर, ये मरा हुआ लेटर है, एंड तभी इसको लगाना चाहिए कि जब लास्ट रिशोर्ट में पहुंच जाए। डेड लेटर है तो बिल्कुल लास्ट रिशोर्ट, मेजर टू द लास्ट रिशोर्ट में। एंड मैं उम्मीद करता हूँ, अम्बेडकर ने बोला था कि जो सरकार रहेगी सेंटर में वो इस बात को समझेगी, एंड इस वजह से इसको बिल्कुल मेजर टू लास्ट रिशोर्ट इसको की तरह यूज़ किया जाएगा। बट कहीं ना कहीं जो ट्रेंड देखा गया, ऑब्जर्वेशन है, 125 ओकेजन से बहुत ज़्यादा बार लगा है प्रेसिडेंट रूल। क्या ये डेड लेटर है? क्या बिल्कुल इसको लास्ट रिशोर्ट की तरह यूज़ किया गया? नहीं, मुझे तो लगता है कि मौका ढूंढते रहते हैं सेंटर में बैठे सरकार, अगर दूसरी पार्टी की कोई सरकार है स्टेट में, तो यार मौका मिल जाए बस प्रेसिडेंट रूल लगा दे। सो दे यूज इट एज ए डेडली वेपन, ठीक है, एंड इट हैज़ टर्न टू बी डेडली वेपन ऑफ कोर्स, ठीक है, अगेंस्ट स्टेट्स। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब इससे रिलेटेड स्कोप क्या है जुडिशियल रिव्यू का? जो आर्टिकल 356 है, या फिर आर्टिकल 356 नहीं कहेंगे, कॉमन इसमें दो तरीके से लगाई जा सकती है ना प्रेसिडेंट रूल, एक तो 356 और दूसरा 365 के द्वारा। तो क्या इसमें जुडिशियल रिव्यू का क्या स्कोप है, ये जान लेते हैं। क्या कोर्ट इसको अपने संज्ञान में ले सकती है? तो भाई 38वां अमेंडमेंट हुआ था 1975 में, इंदिरा गांधी की सरकार ने कराई थी ये अमेंडमेंट। बेसिकली अपने आप को निरंकुश शासक की तरह देखने लगी थी इंदिरा गांधी, मैं तो यही कहूँगा। और ये तो बात वेल प्रूवन है, निरंकुश हो गई थी बिल्कुल। उन्होंने बहुत अमेंडमेंट कर दिए, वैसे अमेंडमेंट किए जो कि नहीं करने चाहिए थे, जो कि बेसिक थे, स्ट्रक्चर फीचर थे कॉन्स्टिट्यूशन के। ऐसा ही एक था 38वां अमेंडमेंट, जिसमें 1975 में किया गया था। इसको यहाँ पे बोला, इस अमेंडमेंट के द्वारा बोला गया सरकार के द्वारा कि भाई जो आर्टिकल 356 है वो बस प्रेसिडेंट के हाथ में है। प्रेसिडेंट को लगता है, ग्राउंड से उनको लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे लगाना चाहिए, तो उसको बिल्कुल लास्ट माना जाएगा। एंड किसी भी कोर्ट को कोई राइट नहीं है कि यहाँ पे इसको चैलेंज किया जाए। कोई भी कोर्ट इसको चैलेंज नहीं कर सकती है, कुड नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट, ठीक है, किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता चैलेंज, लास्ट डिसीजन होगा। लेकिन ये काफ़ी वैसा है, मतलब निरंकुश टाइप पावर हो जाते हैं इसके वजह से, तो इसको डिलीट कर दिया गया। मोरारजी देसाई की सरकार जब आई तो 44वां संशोधन करके उन्होंने बहुत सारे प्रोविजन जो अमेंडमेंट 338 के थे उसको ख़त्म किया 1978 में। उसमें एक ये भी था। यहाँ पे इन्होंने बोला कि नहीं भाई, इसको आप जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं रख सकते,
तो 44वें ने इसको कहीं ना कहीं रीस्टोर किया कि भाई जो प्रेसिडेंट का जो मानना है कि प्रेसिडेंट रूल बिल्कुल लगेगा ही लगेगा, उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं रखा जा सकता है। अगर वो मालाफाइड ग्राउंड पे है, अगर वो उसका कोई मतलब जेन्युइन ग्राउंड नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड भी किया जाएगा। बोमाई केस 1994 में हुआ था। वहाँ पे प्रोपोजिशंस क्या आया, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या माना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कोर्ट। एंड अगर सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट रिलीवेंट मटेरियल पे है तो ठीक है, ग्राउंड अगर सही है तो सही है। लेकिन अगर इररिलेवेंट मटेरियल पे है या फिर मालाफाइड ग्राउंड पे है तो भाई वैसे केस में इसको कैंसिल किया जा सकता है। एंड जो स्टेट मान लो डिसॉल्व हो गई है या फिर सस्पेंडेड है, उसको फिर से वापस उसको काम में लगाया जा सकता है। ठीक है, तो बर्डन जो है सेंटर को दे दिया गया कि भाई रिलीवेंट पॉइंट को अप्रूव कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ही के ऊपर बर्डन है, सेंटर के ऊपर ही बर्डन है कि आप क्या रिलीवेंट आप मटेरियल बता रहे हैं वो ग्राउंड को प्रूव कीजिए कि सही में वो है कि नहीं है। नेक्स्ट है इफ़ प्रोक्लेमेशन इज फाउंड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड। ठीक है, लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई ये तो गलत तरीके से यूज़ किया गया है, प्रोक्लेमेशन जो है प्रेसिडेंट रूल का जो घोषणा हुई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर इनवैलिड है, तो उस केस में क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? उस केस में भाई जो सस्पेंडेड लेजिस्लेचर है, असेंबली है इसका स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको रिवाइव कर देगी, भाई आओ काम करो, क्योंकि ये गलत ग्राउंड है, प्रोक्लेमेशन बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिसॉल्व्ड ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट हैज़ अप्रूव्ड द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन। ये भी एक प्रोपोजिशन निकल के आया, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कहा बिल्कुल कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को तभी डिसॉल्व किया जाएगा जब पार्लियामेंट ऑलरेडी प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन को मतलब दोनों सदनों ने पास कर दिया है, तभी डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अदरवाइज प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं, बिना अप्रूवल के पार्लियामेंट के इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। देखिए अंतर है सस्पेंशन एंड डिसोल्यूशन में। सस्पेंशन मतलब कि दोबारा इलेक्शन नहीं होगा, सस्पेंडेड है बस, फिर से काम में लगाया जा सकता है उनको। लेकिन डिसॉल्व ही कर दिया तो फिर से इलेक्शन करना पड़ेगा, फिर से लोग चुन के आएंगे, फिर से स्टेट असेंबली में सिटिंग होगी, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है वो। नेक्स्ट है इन्होंने बोला इसी SR बोमई केस में कि सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, वही उस मैटर को भी देखा गया था जहाँ पे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में प्रेसिडेंट रूल लगाया था कांग्रेस ने ऑन द ग्राउंड की वो लोग जो रिलीजियस बैन है उसको सिंसियरली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इस यहाँ पे मानना है सुप्रीम कोर्ट का कि नहीं भाई जो सेकुलरिज्म है हमारे स्टेट का, हमारी कंट्री का, वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको भाई वायलेट करोगे तो अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ टू बी डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। मतलब कि देखिए ऐसा नहीं है कि जस्ट गवर्नर को लग गया कि भाई नहीं ये तो कॉन्फिडेंस इनका चला गया है, मतलब इनकी मेजोरिटी अब है नहीं, ये तो अब सरकार नहीं चला सकते हैं। यार ऐसा नहीं हो सकता है, गवर्नर ऐसा नहीं सोच के बस रिकमेंड नहीं कर सकते कि प्रेसिडेंट रूल लग जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ्लोर टेस्ट होने दो भाई, आने दो लोगों को, फ्लोर टेस्ट होगा, वहाँ पे अगर मेजोरिटी मिलेगी तो डेफिनेटली वो कैरी ऑन करेंगे अपना काम, कैरी ऑन करते रहेंगे। लेकिन अगर मेजोरिटी नहीं आई वहाँ पे तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन फ्लोर टेस्ट होना चाहिए उसके लिए, ऐसे नहीं बिना फ्लोर टेस्ट के नहीं। नेक्स्ट है न्यू पॉलिटिकल पार्टी। अगर मान लीजिए एक पार्टी हार गई, दूसरी नई पॉलिटिकल पार्टी अगर आ गई सत्ता में, सेंटर में आ गई, तो ऐसा नहीं है कि वो जो मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कि अदर स्टेट्स में जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको डिसमिस कर देगी। जैसा कि जस्ट एक केस वही ले लो 1977 वाला, जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी तो 9 स्टेट गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। सेम रिपीट हुआ 1980 में जब अगेन कांग्रेस वापस आई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। फिर सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि आर्टिकल 356 जो है वो एक्सेप्शनल पावर है। एक्सेप्शनल पावर को एक्सेप्शनल केसेस में ही यूज़ करो, मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट पॉलिटिकल एंड पर्सनल रीजन की वजह से स्टेट की सरकारों को गिरा रहे हो, प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हो। दिस इज एक्सेप्शनल पावर। डॉक्टर अंबेडकर का भी यही मानना था कि इट इज़ अ डेड लेटर, लास्ट में यूज़ करो। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केसेस ऑफ प्रॉपर इम्प्रॉपर यूजेस। क्या केसेस हैं जहाँ पे क्या कंडीशंस होंगे कि उसको कहा जाएगा कि भाई ये प्रॉपर है, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल प्रॉपर ग्राउंड लग रहा है, और क्या ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं जहाँ पे इम्प्रॉपर यूज़ दिखता है। तो दो चीज़ पे इसका डिसीजन होता है, दो बेसिस है इसका। एक तो सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन का। सरकारिया कमीशन क्या, कौन सी कमीशन है, 1983 में आई थी। किस लिए आई थी? ताकि इंटर स्टेट रिलेशन को समझे, उसके पेचीदा चीज़ों को समझे और उस पे उसको सुधारने के लिए रिकमेंडेशन दे। 1988 में उन्होंने रिपोर्ट दिया था। बोम्मई के सेकंड SR बोम्मई कर्नाटक के CM, और सरकार इनकी गिर गई थी और इन्होंने जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में गए, 1994 में डिसीजन आया। इन दोनों बेसिस पे, इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज़ को डिसाइड किया जा सकता है। तो देखिए प्रॉपर सिचुएशंस कैसे हो सकते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जस्टिफाइड है। तो पहला यहाँ पे होता है कि अगर जनरल इलेक्शन हुआ है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, वहाँ पे किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड हंग असेंबली हो जाती है। कोई भी पार्टी वहाँ पे सरकार बना नहीं सकती है, हंग असेंबली हो गई है, मेजोरिटी नहीं मिल पा रही है। तो वैसे केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए तो ये प्रॉपर सिचुएशन है। नेक्स्ट है मेजोरिटी है मान लीजिए असेंबली में, और वो डिक्लाइन हो जाती है, वो डिक्लाइन कर देती है मेजोरिटी, असेंबली की मेजोरिटी डिक्लाइन कर देती है टू फॉर्म मिनिस्ट्री जीतने के बाद भी, एंड गवर्नर को कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता है, कोलिशन वगैरह नहीं मिलता है कि जिससे कि जो क्लेम कर सके मेजोरिटी सरकार बनाने का क्लेम कर सके। ऐसा अगर होता है वहाँ पे, अगर इस कंडीशन में लगता है प्रेसिडेंट रूल, तो ये भी जस्टिफाइड है, ये भी प्रॉपर है। नेक्स्ट है वेयर ए मिनिस्ट्री रिजाइंस आफ्टर इट्स डिफीट इन द असेंबली एंड नो अदर पार्टी इज़ विलिंग और एबल। वैसा कंडीशन तब होता है जब मिनिस्ट्री रिजाइन करती है, क्योंकि कई बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है या फिर कोई बिल पास ही नहीं होता है, वैसे कि उसमें डिफीट माना जाता है मिनिस्ट्री का। मान लीजिए आपने मान लीजिए आपने मिनिस्ट्री, आपका नो कॉन्फिडेंस आ गया, बजट आपने डाला, बजट पास ही नहीं हुआ। बजट अगर पास नहीं हुआ तो उसको माना जाता है कि आप सरकार आप नहीं चला सकते, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, आप बाकी जो लेजिस्लेचर हैं, जो मेंबर्स हैं, वो आप में विश्वास नहीं रखते हैं और आपको रिजाइन करना पड़ेगा। वैसे केस में अगर रिजिग्नेशन होता है एंड कोई अदर पार्टी विलिंग नहीं है या फिर एबल नहीं है, सक्षम नहीं है, नंबर नहीं जोड़ पा रही है, वैसे केस में अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वो भी जस्टिफाइड एंड प्रॉपर है। नेक्स्ट है वेयर ए कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसरिगार्डेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो भाई ये तो आर्टिकल 365 में ही कहा गया है। अगर ऐसे केस में लगाया जाता है एट प्रेसिडेंट रूल तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड है, प्रॉपर है। नेक्स्ट है इंटरनल सबवर्जन, मतलब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट खुद ही डेलिबरेटली, जानबूझकर एक्ट करती है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड तो इसको इंटरनल सबवर्जन माना जाता है। मतलब कि यार आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हो तो सबवर्जन होगा ना, प्रोपोगेंडा सबवर्जन तो होगा ही। तो दिस इज ऑल्सो, अगर ऐसे केस में लगाया जाता है प्रेसिडेंट रूल, देन ऑल्सो इट इज़ प्रॉपर एंड जस्टिफाइड। नेक्स्ट है फिजिकल ब्रेकडाउन, मतलब गवर्नमेंट विलफुली रिफ्यूज़ कर देती है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करना, जो उन पर दायित्व है कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अगर सरकार जो है किसी स्टेट में, वो खुद से ही विलफुली, मतलब इच्छा से ही रिफ्यूज़ करने लगती है, मतलब फिजिकल ब्रेकडाउन हो जाता है। इसके वजह से स्टेट की सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर है प्रेसिडेंट रूल लगाने का, और ये एक प्रॉपर सिचुएशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कुछ इम्प्रॉपर सिचुएशंस क्या क्या है। तो पहला है वेयर ए मिनिस्ट्री रिजाइंस और इज डिसमिस्ड ऑन लूजिंग मेजोरिटी सपोर्ट इन असेंबली। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है विदाउट प्रूविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग एन ऑल्टरनेटिव मिनिस्ट्री। ठीक है, एक सरकार गिर गई, मान लीजिए डिसमिस हो गई, उस मेजोरिटी चली गई तो गिर गई, लेकिन यार एक बार पूछो तो सही सबसे कि क्या आप लोग कोई पॉसिबिलिटी है ऑल्टरनेटिव मिनिस्ट्री बनाने की, कोई सरकार बनाने को राजी है?
अगर बिना पूछे गवर्नर सीधा प्रेसिडेंट को बोल दें कि नहीं अब तो गिर गया, अब तो प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, सही टाइम है, तो ये गलत है। गवर्नर को प्रोब करना है, ढूंढना है, पॉसिबिलिटी निकालनी है कि क्या कोई ऑल्टरनेटिव मिनिस्ट्री बन सकती है, क्या सरकार चलाई जा सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली, अगर ऐसा नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर चेक ही ना करें तो क्या होगा, इसको इम्प्रॉपर सिचुएशन माना जाएगा ऐसे कंडीशन में अगर लगता है प्रेसिडेंट रूल। नेक्स्ट है वेयर द गवर्नर मेक्स हिज ओन असेसमेंट। गवर्नर खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये तो यार नहीं चला सकता सरकार, अरे इसका तो दो या पाँच जो भी 10 मेंबर इसके तो ऑलरेडी डिफीट कर रहे हैं, डिफिकेशन कर रहे हैं, दल बदल कर रहे हैं। गवर्नर के ओन असेसमेंट से नहीं होता है, एवरीथिंग हैज़ टू बी डिसाइडेड ऑन द फ्लोर। अगर गवर्नर खुद ही असेसमेंट करने लगे और उसमें प्रेसिडेंट रूल लगता है, दिस इज ऑल्सो ए इम्प्रॉपर सिचुएशन ऑफ इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल। नेक्स्ट है वेयर द रूलिंग पार्टी enjoying majority support in assembly has suffered massive defeat in the general election to the Lok Sabha such as in 1977 and 1980। वही सेम है, रूलिंग पार्टी सेंटर में कांग्रेस थी, जनता पार्टी ने उसको हरा दिया, 9 स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, तो क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं जस्टिफाइड है, इम्प्रॉपर सिचुएशन है। नेक्स्ट, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस नॉट अमाउंटिंग टू इंटरनल सबवर्जन और फिजिकल ब्रेकडाउन। देखिए कई बार इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं स्टेट्स में, दिक्कतें आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट होने वाला है वो ऐसा नहीं होगा कि इंटरनल सबवर्जन हो जाएगा या फिर फिजिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा पूरा। वैसे केस में अगर लगा दिया जाए प्रेसिडेंट रूल तो वो भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से इंटरनल सबवर्जन हो रहा है, मतलब कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से इंटरनल सबवर्जन हो रहा है, मतलब कि जानबूझ के गवर्नमेंट कर रही है, चाहती नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को गलत फॉलो ही नहीं कर रही है, डिसरिगार्ड कर रही है, वैसे केस में लगाना चाहिए। लेकिन अगर वैसा केस नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, सबवर्जन नहीं करना चाहती, फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं करना चाहती, तब भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं कई बार, तो वो ग्राउंड नहीं होता है प्रेसिडेंट रूल लगाने का। ठीक है। नेक्स्ट है माल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट और एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द मिनिस्ट्री। तो क्या माल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर करप्शन के नाम पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता है भैया, ये ग्राउंड नहीं है। नेक्स्ट है वेयर द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट गिवन प्रायर वार्निंग टू रेक्टिफाई इटसेल्फ एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी लीडिंग टू डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। मान लीजिए, देखिए बिना स्टेट गवर्नमेंट को वार्निंग दिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं तो वो भी प्रेसिडेंट रूल सही नहीं है। पहले वार्न करना पड़ेगा कि स्टेट देखो ऐसा ऐसा हो रहा है और ये इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बहुत ख़राब होंगे, एंड आपको वार्निंग दी जा रही है कि आप इसको रेक्टिफाई करो। अगर वार्निंग दे दी गई फिर भी स्टेट नहीं रेक्टिफाई कर रही है, देन देयर इज ए सिचुएशन कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाओ, लेकिन बिना वार्निंग के यार अगेन इम्प्रॉपर सिचुएशन। नेक्स्ट वेयर द पावर इज यूज टू सॉर्ट आउट इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और फॉर पर्पस एक्सट्रेनियस और irrelevant to the one for which it has been conferred by the constitution। देखिए कई बार क्या होता है कि जो सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है ना, इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम्स हो जाती है, खुद के पार्टी में भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। मतलब जो सीएम है वहाँ का किसी स्टेट का, मान लीजिए सरकार दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लीजिए कांग्रेस की बैठी है या फिर बीजेपी की किसी की भी बैठी है, और स्टेट में भी सेम पार्टी की सरकार है, लेकिन इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम है। इंट्रा पार्टी मतलब पार्टी के अंदर ही प्रॉब्लम है। वो जो स्टेट है वो उसके जो लीडर हैं इसी पार्टी के हैं, सीएम इसी पार्टी के हैं, मिनिस्ट्री भी सब कुछ सही है, लेकिन वो इनके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है, इनके गाइडलाइंस को इनको मान नहीं रहे। इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम्स हो गया, इनके एडवाइसेस को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइसेस नहीं, पार्टी एडवाइसेस, पार्टी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या वहाँ पे उसे स्टेट में लगा दिया जाएगा प्रेसिडेंट रूल? सही होगा? नहीं होगा। पार्टी का मैटर अलग है, पार्टी के मैटर को कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर से नहीं जोड़ा जा सकता है। दिस इज ऑल्सो इन प्रॉपर सिचुएशन। ठीक है।
सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही था। यहाँ पे हमने ख़त्म किया प्रेसिडेंट रूल। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझा होगा आपने। बस रिवाइज़ करना है, इसको छोड़ना नहीं। मैं आपको PDF जरूर दे दूँगा भाई, रिक्वेस्ट है रिवाइज जरूर करना। बिकॉज पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप ट्रेंड देख लो, 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन। एंड 15 से 20 क्वेश्चन मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो लगभग 30 से 40 नंबर। और कट ऑफ रहती है भाई, कट ऑफ रहती है UPSC की 90 to 100 के बीच में, ठीक है। 90 to 100 सेफेस्ट कट ऑफ तो हालांकि 110 माना जाता है, एक 90 to 100 में चांसेस रहते हैं आपके, हो जाता है, ठीक है। अगर इसको आपने सही से समझ लिया, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी की भी मेरी क्लास है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। उसको भी मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है, नोट्स दिए हैं आपको। अब अगर आप यार रिवाइज ना करो तो मेरे एफर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा कि आप पढ़ो भी और रिवाइज भी करो, तो रिवीजन जरूर करना है। PDF इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द PDF। आई एम गारंटिंग यू, जस्ट लाइक जैसा मैंने इंडियन इकोनॉमी के सीरीज़ में आपको PDF दिया, एंड पीपल आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस, एंड पीपल आर कमेंट करते हैं कि सर वी आर एक्चुअली गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा, अंदर से अच्छा लगता है कि यार चलो मेरा एफर्ट तो कम से कम कोई तो बेनिफिट ले रहा है। बट जस्ट बिकॉज कि आप लेजी हो या फिर आप नहीं करते हो, बस आपको लगता है कि ये देख लिया हो गया मेरा काम, भाई ऐसे नहीं होता। यू हैव टू सीरियस यार। UPSC इज अ सीरियस एग्जाम, इटसेल्फ जॉब भी सीरियस है। वहाँ जाके भी अगर आप ऐसे लुल्लू टाइप रहो तो कोई फ़ायदा नहीं है। देयर मस्ट बी सम मोटिव, देयर मस्ट बी सम सीरियसनेस। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार देती है आपको, एंड उसको यार एक अनसीरियस माइंड के साथ मुझे नहीं लगता है, ठीक बात नहीं है। सीरियस हो जाओ, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय।